तो हाय, दिस इज रंजीत कुमार झा, और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं पीपीडी आरकेजे यानी फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने देखा था चार्ज इन इक्विलिब्रियम, यानी कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हुए चार्ज कब इक्विलिब्रियम में रह सकता है, यानी पॉइंट चार्ज कब इक्विलिब्रियम में हो सकता है, यानी लीनियर इक्विलिब्रियम देखे थे। आज अपन लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी देखेंगे, बट एक न्यू कंसेप्ट के साथ। तो जिन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा है उसे सर्च करना है चार्ज इन इक्विलिब्रियम और साथ में लगा देना है पीपीटी आरकेजे या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा, तो उसको वो लेक्चर मिल जाएंगे, वहां से जाके आप उसे देख सकते हैं। और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर कंपटीशन के लिए। आज अपन लोग कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए जेई का भी क्वेश्चन इन्वॉल्व करेंगे और कुछ एज अ होमवर्क आपको दिया जाएगा। तो जो बच्चे ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहा हो वो इस वीडियो को इधर 1.5 या 2 के स्पीड से देखकर आगे बढ़ सकता है या एज कंटिन्यू रख सकता है, बट कंपटीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपको इस लेक्चर का नोट एज अ पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परमिटिविटी, परमिटिविटी जैसा कि आप जानते हैं कि 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच क्या लगता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। क्या लगता है, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। अगर चार्ज पार्टिकल का नेचर अगर सेम हो तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, और चार्ज पार्टिकल का नेचर अगर अपोजिट हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। तो कूलम्ब्स लॉ से यूज करते हुए अपन लोगों ने फोर्स का कैलकुलेशन निकालना सीखा था। क्या होता है फोर्स इक्वल टू, तो फोर्स इक्वल टू होता है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहां पे Q1 क्या है, चार्ज पार्टिकल जो बॉडी 1 है उसका चार्ज का मैग्नीट्यूड है, Q2 क्या है, दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसका मैग्नीट्यूड Q2 है, और R क्या है, सेपरेशन बिटवीन दोज 2 चार्ज पार्टिकल, और K क्या है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट, और K का वैल्यू आपका क्या होता है फॉर फ्री एयर के लिए 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इतना तक अपन लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था, जहां पे अपन लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हुए 3 लेक्चर देख चुके थे। तो कूलम्ब्स लॉ पार्ट 1, कूलम्ब्स लॉ पार्ट 2, कूलम्ब्स लॉ पार्ट 3। आज अपन लोग कूलम्ब्स लॉ पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है, डिपेंड करता है मीडियम पर। मतलब कहने का मतलब 2 चार्ज पार्टिकल है तो उनके बीच में क्या मीडियम है उस पर वो फोर्स जो इंटरैक्ट करता है इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच, तो उस मीडियम पर डिपेंड करता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता था, वो डिपेंड नहीं करता था, यानी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता था। तो चलिए यहां से समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, एक रिलेशन बता देता हूं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी ये क्वेश्चन आ जाया करता है कि रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू के, यानी के और सी का क्या रिलेशन है। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड के इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो के देखो, के का वैल्यू क्या होता है अपना 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। और यदि आप रिलेशन चाहते हो स्पीड ऑफ लाइट एंड के के बीच में, तो आप ऐसे बोल सकते हैं के इक्वल टू 10⁻⁷ सी स्क्वायर। अब कैसे, जरा इसको आप जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए। सी इक्वल टू क्या होता है, तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या होता है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब जरा इससे कैलकुलेट कीजिए। सी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 और 10⁸ टू द पावर 2 यानी x⁴m × n इक्वल टू क्या होता है x⁴mn। तो कहने का मतलब 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 10⁻+16, और इधर क्या है -7। तो 16 में से 7 गया तो कितना बचा 9, और 3 3 जा 9। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू कुछ इस तरह का मिल जा रहा है क्या, तो वही के और सी का रिलेशन कुछ इस प्रकार हो सकता है। तो ये मैं कहने के लिए आपको जस्ट आइडिया दे दिया, कभी कभी इनके बीच में भी रिलेशन पूछ लिया जाता है। तो चलिए फिर से प्रीवियस पोजीशन पे आ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड करता है मीडियम पे, एज वी नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन मीडियम।
जब वो मीडियम पे डिपेंड करता है तो ध्यान से देखिए क्यू, यानी किसी चार्ज बॉडी का जो चार्ज है वो तो फिक्स रहेगा, दूसरे चार्ज बॉडी का जो चार्ज है यानी मैग्नीट्यूड है वो भी फिक्स रहेगा, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी फिक्स रहेगा। तो कहीं ना कहीं जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो डिपेंड कर रहा है वो के पर डिपेंड कर रहा है। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं, नाउ इट इज क्लियर दैट K depends upon medium. K depends upon medium. K depends upon medium. तो कहने का मतलब ये K आपका डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम। K का एक मीडियम में कुछ अलग वैल्यू हो सकता है, दूसरे मीडियम में कुछ अलग वैल्यू हो सकता है। जैसे कि K का वैल्यू आपने जो पढ़ा 9 × 10, वो किस में होता है K का वैल्यू? तो वो आपका एयर में या वैक्यूम में या फ्री स्पेस में K का वैल्यू वो होता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिए, जैसे ही आप एनसीईआरटी का बुक खोलते हो तो वहां पे कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला कुछ अलग ही दिया है। क्या दिया है? तो वहां पे फॉर्मूला कुछ 1 कुछ इस तरह का फॉर्मूला दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला कुछ इस तरह दिया गया है। अब ध्यान से देखो, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K का वैल्यू कुछ इतना दिया गया है। तो दैट मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं K का वैल्यू क्या होता है? 1/4 पाई। K इक्वल टू क्या होता है? कुछ ये होता है। अब पूछोगे कि ये क्या है? तो देखो, ये अपना एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है। ये क्या है? ग्रीक लेटर है। अब इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या है ये? इसे बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। पर इसको अपन लोग ओरली बोलेंगे क्या? तो इसे अपन लोग ओरली बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इसको बोलते हैं और इसे हम लोग परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ध्यान से जरा देखिए, K का वैल्यू क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये वैल्यू कैसे आया ये भी मैं आपको समझाता हूं। तो पहले इस लेटर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है? अपना परमिटिविटी ऑफ मीडियम या एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन क्या है? तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जो दो चार्ज के बीच में जो गैप है या मीडियम है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम या इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम क्या हो सकता है? तो जैसे आपने पढ़ा होगा, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, स्टेज होता है। स्टेज मतलब लिक्विड है कि सॉलिड है कि गैस है, तो उसका कलर होता है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंसेस या मीडियम। तो एप्सिलॉन क्या है? इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम। तो एक्चुअली ये लेटर के बारे में मैं मोर डिस्कशन नहीं करूंगा क्योंकि ये आपका हायर क्लासेस का है। ये जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब इसके बारे में मोर डिस्कशन वहां पे दिया गया है। तो ये तो अपना रहा कुछ हायर क्लासेस का, तो फिर भी तो अपने को राइट बनता है कि कुछ इसके बारे में जान लें। तो चलिए कुछ समझने की कोशिश करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो ये क्या है? इट इज द electrical it is the electrical characteristics of medium by it reduced the effect of charge। कहने का मतलब, अब ध्यान से देखिए, ये एप्सिलॉन क्या है? तो इट इज द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ दिस इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चार्ज, इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चार्ज। अब एक बात ध्यान से देखियो कि यहाँ पे लिखा क्या गया है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो यहाँ पे क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मीडियम बाय वर्च्यू ऑफ दिस
इट रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चार्ज। तो यानी ये क्या कर रहा है, चार्ज का जो इफेक्ट है उनको रिड्यूस कर रहा है। और यहाँ पे नाम में क्या दिया गया है, परमिटिविटी, मतलब वो परमिट कर रहा है। बट यहाँ क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। तो इसको अगर मैं चाहूंगा तो दूसरी तरह से भी इसे मैं समझाने की कोशिश कर सकता हूं। तो ध्यान से देखियो, ऐसे भी बोल सकता हूं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, यानी किसी मीडियम का एक प्रॉपर्टी है जो कि परमिट्स करता है। क्या चीज परमिट्स करता है, तो उस मीडियम को परमिट करता है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम टू परमिट्स इट्स देयर ओन फील्ड, it's their own field to reduce the effect of charge। जरा मैं कैमरे का फ्रेम देख लेता हूं कि ये टोटल जो लिखा गया है वो कैप्चर हो रहा है कि नहीं। तो जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, आ रहा है, फ्रेम के अंतर्गत सारे शब्द आ रहे हैं। तो हम क्या समझा रहे थे, हाँ ये क्या है, एप्सिलॉन क्या है, तो ये मीडियम का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज है। जैसे हमने बताया कलर है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, तो ये सब क्या है, किसी सब्सटेंस या मीडियम के प्रॉपर्टीज हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये क्या करता है, इट्स परमिट देयर ऑन फील्ड। अब यहाँ पे ये वर्ड आपको कुछ अजीबोगरीब सुनाई को दे रहा है। तो ये फील्ड के बारे में मैं आगे डिस्कशन करूंगा, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर से ही फील्ड में समझाने की कोशिश करूंगा। तो फील्ड के लिए अभी आप इतने समझ लीजिए कि ये मीडियम की कोई प्रॉपर्टी है, परमिटिविटी, ये मीडियम की कोई प्रॉपर्टीज हैं जो कि परमिट करता है टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ चार्ज। जो चार्ज के जो इफेक्ट है उसको तुम जाके रिड्यूस कर दो, यही काम परमिटिविटी का है। जैसे कि मैंने कूलम्स लॉ का सेकेंड पॉइंट में क्या बताया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन एयर। क्या हमने बताया था, अगर दो चार्ज पार्टिकल एयर में हो तो वहां पर एक दूसरे चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो मैक्सिमम होता है। अगर वही चार्ज पार्टिकल का सिस्टम को अगर हम मीडियम में डालते हैं तो वहां पे जो फोर्स लगता है वो एयर के कंपैरिजन में कम लगता है या लेस लगता है। तो कम या लेस कैसे लगेगा, तो कम। तो जरा इसे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करियो। सपोज करो कि यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, ये क्या है, मान लिया कि एक पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज क्या करता है, चारों तरफ, अपने चारों तरफ वो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और यहां पर क्या है, एक दूसरा पॉइंट चार्जेस है, यहां पे एक पॉइंट चार्जेस है और दूसरा पॉइंट चार्जेस है। तो ये क्या करता है, चारों ओर, अपने चारों ओर या सराउंडिंग में ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उस इफेक्ट के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगता है, इस इफेक्ट के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर इफेक्ट, तो इस इफेक्ट के कारण इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगता है, फोर्स लगता है। अगर सपोज करो कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कहने का मतलब यहाँ वैक्यूम है या फ्री स्पेस है, तो जो भी इफेक्ट है इस पर अप्लाई होगा। बात समझ रहे ना, जो भी इसका इफेक्ट होगा वो इस पर अप्लाई होगा। इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, तो इफेक्ट का मतलब हुआ इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा जो फोर्स लगता है वो इस पर लगता है, वो मैक्सिमम लगता है। जब यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होगा, यानी फ्री स्पेस हो या एयर हो, तो एक्चुअली एयर नहीं लिया जाता है, लेकिन आपके बुक के अकॉर्डिंग ले लिया जाता है। तो फ्री स्पेस हो या एयर हो या वैक्यूम हो, तो यहाँ पर इफेक्ट जो भी ये प्रोड्यूस कर रहा है वो टोटल इसे मिल रहा है। और जब मीडियम आ जा रहा है, अगर सपोज करो कि ये मीडियम यहाँ पे आ जा रहा है, तो इनके द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो स्लाइटली क्या कर देगा, ये रिड्यूस कर देता है। अब देखो, सपोज करो कि यहां से 100, मान लो कि यहां से 100 इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। सपोज करो कि यहां से 100 पैकेट्स इन्होंने सेंड करा, ये चार्ज पार्टिकल, और इन्हें सपोज करो कि 40 पैकेट्स मिल रहे हैं। सपोज करो कि इन्हें 40 पैकेट्स मिल रहे हैं। तो यहां पे जो मीडियम है वो क्या किया, यहाँ पे जो मीडियम है, ये जो 100 पैकेट्स सेंड कर रहे थे और इसे मिला कितना, 40 पैकेट्स मिला। तो ये कितना रिड्यूस कर दिया, तो 60 रिड्यूस कर दिया। तो इनका परमिटिविटी कितना हुआ,
इस मीडियम का परमिटिविटी कितना हुआ, तो इस मीडियम का परमिटिविटी आपका हुआ 60। जितना से रिड्यूस करेगा दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी। तो ये इसका क्या हो गया 60। फिर से समझने की कोशिश करना, जितना परमिटिविटी जितना इसका रिड्यूसिंग का इफेक्ट ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम लगेगा। कहने का मतलब मोर इज द परमिटिविटी लेस विल बी फोर्स। अब ध्यान से सुनना है, मोर इज द परमिटिविटी लेस विल बी द फोर्स। अगर मान लो इस मीडियम का परमिटिविटी अगर 70 हो जाता है, ध्यान से समझो, अभी ये लगा रहा है मान लो 100 न्यूटन से फोर्स लगा है, तो इसको एक्चुअली फील कितना हो रहा है 40 न्यूटन फील हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने 60 न्यूटन को खुद में एब्जॉर्ब कर लिया या रिड्यूस कर दिया। अगर सपोज करो कि इन्होंने 100 न्यूटन का फोर्स अभी अप्लाई करा और इसे मिल रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन मिल रहा है या 10 न्यूटन का इफेक्ट इसे फील हो रहा है, तो इसका परमिटिविटी यानी मीडियम का परमिटिविटी कितने हुआ, तो मीडियम का परमिटिविटी 90 हुआ। तो यहां पे परमिटिविटी क्या हुआ 90 हुआ। तो क्या हुआ देखो, मोर इज द परमिटिविटी, यहां पे देखो 60 था और यहां पे क्या हुआ 90 हुआ, तो फोर्स क्या हुआ रिड्यूस किया कि नहीं। तो मेरा कहने का यही मतलब था, मोर इज द परमिटिविटी लेस इज द फोर्स। जितना परमिटिविटी हाई होगा फोर्स उतना ही लो उस पर लगेगा। तो स्पेस तो नहीं है, तो चलिए अब समझाने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ये एक्चुअली k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन का मतलब तो समझ गए, यानी रिड्यूस कर रहा है, इसीलिए ये डिनोमिनेटर में आया। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए ये 1/4 पाई कैसे आया, तो आप जानते हो 2D में यानी 2 डायमेंशनल में यानी प्लेन में एंगल कितना बनता है, तो आप जानते हो अगर मैं डिग्री के हिसाब से बात करूं तो 360 डिग्री बनता है। अगर मैं SI यूनिट में बात करूं तो 2 पाई एंगल बनता है। और ये बना किस में रहा है, तो 3D में है, तो 3D में एंगल कितना बनता है, तो 720 डिग्री बनता है। अगर मैं SI यूनिट में बात करूं तो कितने बनता है 4 पाई एंगल बनता है। अब ध्यान से देखियो, अब जरा ध्यान से देखियो, आपने कूलम्ब्स लॉ जो हमने पढ़ाया था, तो वहां पे एक पॉइंट में हमने क्या बताया था, तो फोर्स जो लगता है लाइन ज्वाइनिंग लगता है, लाइन ज्वाइनिंग लगता है। अब देखो ये चारों तरफ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, ये क्या कर रहा है चारों तरफ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, और इसके वन लाइन के अलोंग एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है, इसके वन लाइन के अलोंग दूसरा चार्ज पार्टिकल है। तो ये चारों तरफ इफेक्ट जो प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एंगल कितने बना रहा है, तो 4 पाई एंगल बना रहा है। तो इसके एक लाइन में कितने का एंगल बनाएगा, तो इसके एक लाइन में 1/4 पाई एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो 1/4 पाई रिड्यूस कितना कर रहा है, तो एप्सिलॉन से कर रहा है, तो इसीलिए k का वैल्यू आया 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो समझ में आया यहां तक ये k का वैल्यू कैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन आया। तो चलिए जस्ट इसे टेक ऑफ द स्क्रीनशॉट, आगे मैं बढ़ता हूं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया मिटाऊं, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया मिटाऊं। चलिए नाउ अब जरा फिर से अटेंशन दियो, आपने फ्री स्पेस के लिए k का वैल्यू कितने रटा है, तो आपने फ्री स्पेस के लिए k का वैल्यू 9 × 10⁹ रटा है। तो चलिए 1 मिनट समझने की कोशिश करते हैं। तो एज इन फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर के लिए k का वैल्यू आपने कितने पढ़ा है, तो k का वैल्यू आप जानते हो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, यानी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो k इक्वल टू अभी आपने क्या पढ़ा, तो k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन इक्वल टू 9 × 10⁹ ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करियो, मैं चाहता हूं इसका ये जो एप्सिलॉन है उनका वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, किसके लिए, फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर के लिए। तो चलिए क्या कर दूं, 1/एप्सिलॉन रहने दूं इंटू 9 × 10⁹ इंटू 4 पाई कर सकता हूं, क्या मल्टीप्लाई कर दिया। अगर मैं इसको एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना चाहूंगा तो जस्ट रोटेट कर सकता हूं, क्या बिल्कुल, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू 1/9 × 10⁹
इंटू 4 पाई, ठीक है। अब ध्यान से देखियो, हाँ सही है। अब जरा आप इसे कैलकुलेट करते हो तो कितना आता है, जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करते हो तो इसका वैल्यू आपको आता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, 8.85 माइनस इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसका यूनिट भी कुछ होगा तो बिल्कुल होगा, तो इसका यूनिट अब जैसे देखिए के का यूनिट क्या था, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो एप्सिलॉन का यूनिट क्या होगा, जस्ट रिवर्स हमने किया तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यानी ये एप्सिलॉन का हुआ। हमने निकाला किसके लिए, फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर के लिए। तो फ्री स्पेस या वैक्यूम में नो मीडियम, यानी वहां पे कुछ भी मीडियम नहीं है, तो नो मीडियम, तो दैट मीन्स हम यहाँ पर नोट लगा दिए, तो यानी एप्सिलॉन नॉट, इसे क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, और यहाँ पे नो मीडियम तो इसीलिए एप्सिलॉन नॉट। और इसे बोलते क्या है, चलिए लिख देता हूँ, एप्सिलॉन नॉट। तो इसको मैं ओरली क्या बोलूंगा, तो एप्सिलॉन नॉट। और इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते क्या है, तो अब्सोल्यूट परमिटिविटी किसका, तो फ्री स्पेस का। अपन लोग अभी निकाल किसका रहे हैं, फ्री स्पेस ना, तो दिस इज कॉल्ड एज अब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर। अब ध्यान से देखियो, अभी पर क्या रहे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इसको ये भी बोल सकते हैं अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या absolute permittivity of medium या absolute permittivity of free space called as absolute permittivity of किसका, फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट परमिटिविटी या अब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम। अब जरा अपन लोग फोर्स के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझने की कोशिश करते हैं, फोर्स के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। एक बार मेमोराइज करने का कोशिश करना। तो आपने क्या पढ़ा था, फोर्स जो 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में जो लगता है वो क्या लगता है, इन फ्री स्पेस मैक्सिमम। तो कहने का मतलब अगर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, सपोज करो कि ये 1 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है और ये 1 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है और ये फ्री स्पेस है, तो इनके ऊपर यानी इन दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है अगर मैक्सिमम लग रहा है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट मिला, यानी यहाँ इस मीडियम का जो हमें प्रॉपर्टीज मिला है तो वो मिनिमम होगा, यानी सबसे मिनिमम होगा, तभी तो इस पर फोर्स मैक्सिमम लगा। क्योंकि हमने आपको क्या बताया, जो ये जो परमिटिविटी है या मीडियम का जो प्रॉपर्टीज है वो अगर यानी परमिटिविटी हाई होगा तो फोर्स क्या करता है, लो कर देता है। अगर परमिटिविटी लो है तो फोर्स क्या करेगा, हाई होगा। तो आपने क्या पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ का फर्स्ट या सेकंड पॉइंट में, तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल इज मैक्सिमम व्हेन देयर इज नो मीडियम, व्हेन देयर इज अ फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर। तो ये क्या होगा, तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। तो क्या बोल सकते हैं, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ये क्या है आपका मिनिमम वैल्यू है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है आपका मिनिमम वैल्यू किसका, तो मीडियम का जो प्रॉपर्टीज था, मीडियम का जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो था वो मिनिमम वैल्यू से छोटा वैल्यू यानी एप्सिलॉन का नहीं हो सकता है। तो फ्री स्पेस के लिए अपन लोग इसे एब्सोल्यूट परमिटिविटी के नाम से जानते हैं, जिसका मिनिमम वैल्यू कुछ ये होता है। समझ में आया यहाँ तक? जब समझ में आया तो एक बात मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, आपने दूसरे ही पॉइंट में क्या पढ़ा था, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल इन मीडियम इज ऑलवेज लेस देन एज कंपेयर टू फोर्स इन बिटवीन चार्ज पार्टिकल एज कंपेयर टू एयर। तो कहने का मतलब फोर्स मिनिमम होगा एज कंपेयर टू फ्री स्पेस के लिए। तो यानी यहाँ का जो परमिटिविटी है यानी फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी है वो लो हो रहा है, तो डेफिनेटली जो परमिटिविटी होगा किसका, मीडियम का, वो हाई होगा। तो कहने का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं, फ्री स्पेस के लिए अगर मैं ई नॉट से अगर रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मीडियम के लिए क्या मैं यूज करूंगा, मीडियम के लिए मैं एम डाल दूंगा, यानी em is greater than of e naught या epsilon m is greater than of epsilon naught, यानी permittivity of medium is larger than या greater than permittivity of free space या वैक्यूम या एयर। तो इसे ये मतलब चलता है। चलिए फोर्स के टर्म में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं।
तो फोर्स इन एयर इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इन एयर को मान लो अगर मैं एफ नॉट से रिप्रेजेंट करता हूं, तो फोर्स इन एयर इक्वल टू क्या होता है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर Q1 इज द चार्ज ऑफ पार्टिकल 1 एंड Q2 इज द चार्ज of charge particle 2 and R2 is the R is the R square is the distance between those two charge particle। तो चलिए k का भी वैल्यू डाल देते हैं, तो यहां से कर लेते हैं 1/4 पाई, तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होगा क्योंकि फ्री स्पेस है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे अपन मान लेते हैं इक्वेशन 1, मान लिया हमने इक्वेशन 1 है। अब ध्यान दियो, हम चाहते हैं फोर्स निकालना वही दो चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को जब एक मीडियम में डाल दिया, मान लो कोई भी मीडियम हो, ग्लास हो, सैंड हो, माइका हो, किसी में डाल दिया, तो अभी मान लिया कि हमने एक मीडियम में डाला, तो मान लिया कि फोर्स जो हमें मिला उसे हमने रिप्रेजेंट करा Fm से, तो Fm इक्वल टू क्या होगा, तो K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के किसका होगा, तो मीडियम का, तो के इक्वल टू क्या होता है, तो 1/4 पाई, और मीडियम के लिए अपन लोग क्या यूज करते हैं, तो एप्सिलॉन एम यूज करते हैं, या एप्सिलॉन एम। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, कभी कभी ज्यादातर बुक आपको एप्सिलॉन एम नहीं लिख के एप्सिलॉन ही लिखता है, तो आप यहाँ पे ऐसे याद रखना, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। बुक कभी कभी ये भी रिप्रेजेंट करता है, हमने आपको जस्ट एक काउंटिंग के लिए आपको यहाँ पे m डाल दिया फॉर याद रखने के लिए कि m फॉर मीडियम एंड नॉट फॉर नो मीडियम, तो एप्सिलॉन नॉट का ये वैल्यू और एप्सिलॉन m का वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए एप्सिलॉन m का वैल्यू डिफरेंट होगा, क्योंकि मीडियम का अलग अलग मीडियम का अलग अलग परमिटिविटी होगा, अलग अलग उसका रिड्यूसिंग पावर होगा, जिससे वो चार्ज का इफेक्ट रिड्यूस करता है। तो हाँ, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो मान लिया कि ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2। जब मैंने डिवाइड करा तो क्या मिला, देखियो गौर करके, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब आप गौर करके देखिए, इसमें कुछ कटिंग खुटिंग भी होने वाला है क्या, तो मुझे लगता है कुछ कटिंग खुटिंग होने वाला है, ध्यान से देखियो, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये दोनों तो ऊपर नीचे कैंसिल हो गया, और भी कुछ कटिंग खुटिंग होने वाला है, जी हाँ, 1/4 पाई ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 अपॉन एप्सिलॉन एम, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन आर बाय 1 अपॉन एप्सिलॉन एम। तो कहने का मतलब ये डाल सकता हूं क्या, यानी एफ नॉट, यहाँ पे चलिए नीचे समझाते हैं, एफ नॉट अपॉन एफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये तो नीचे चला जाएगा, यानी कहने का मतलब एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये एफ नॉट अपॉन एफ एम का वैल्यू क्या आया, तो ई एम अपॉन ई नॉट, इसे ई एम अपॉन ई नॉट, यानी एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया, और इस एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को हम एक न्यू पैरामीटर से इसे हम नोटिफाई करते हैं, मान ली इसे हमने एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करा है, इस क्वांटिटी को, यानी ये क्वांटिटी अपॉन ये क्वांटिटी इक्वल टू ये क्वांटिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी किसका, अभी ध्यान देखो, रिलेटिव परमिटिविटी किसका, तो मीडियम का, किसके कंपेयर में, तो एयर के कंपेयर में, तो दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू किसका, तो एयर। तो लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बाय डिफॉल्ट
मेमोराइज ही रखना पड़ेगा कि किसी भी, क्योंकि अपने को ये वैल्यू ऑलरेडी याद ही रहता है। 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब जब हमें अब्सोल्यूट परमिटिविटी हमें याद है, तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी हमें दे दिया जाएगा किसी मीडियम का, तो हम इजी वे में उस मीडियम का परमिटिविटी निकाल सकते हैं। तो यानी ऐसे में कह सकता हूं ना, यानी ई एम अपॉन ई नॉट इक्वल टू ई आर हुआ, या ऐसे कह सकता हूं ई एम इक्वल टू ई नॉट ई आर। ये मैं जस्ट देखना चाहूंगा कि मेरे फ्रेम में आ रहा है कि नहीं। 1 मिनट कैमरे की पोजीशन देख लेता हूं, 1 मिनट। जी हाँ, आ रहा है। तो यानी बुक में आपको क्या मिल सकता है, एप्सिलॉन एम भी मिल सकता है या एप्सिलॉन भी मिल सकता है। तो यानी एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो आप समझ चुके हैं, वेयर एप्सिलॉन आर इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी या डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल या फोर्स ऑफ पॉइंट चार्ज पार्टिकल इन एयर विथ रिस्पेक्ट टू फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मीडियम। समझ में आया, यानी जो दोनों का रेशियो होगा उसी को तो अपन लोग एप्सिलॉन आर कहते हैं, और इसको क्या नाम दिया गया है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। और इसे दूसरा नाम से भी हम जानते हैं, क्या नाम से, ऊपर में लिख दूं क्या, चलिए यहां भी लिख देता हूं। इसको एक दूसरा भी नाम दिया गया है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बाय द वे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मैं यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। जब मैं कैपेसिटर पढ़ूंगा तब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में वहां पे कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। और इसका तीसरा भी नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, तो स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। क्या नाम दे दिया गया, चलिए स्पेसिफिक, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, स्पेसिफिक इंडक्टिव स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। अब जरा 1 मिनट में फिर से आपको अटेंशन यहां पे लाना चाहूंगा। इसका यूनिट और इसका यूनिट सेम रहेगा। अभी देखो एम का यूनिट क्या हुआ या ई नॉट का यूनिट क्या हुआ, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आपसे एप्सिलॉन आर का यानी रिलेटिव परमिटिविटी का आपसे यूनिट पूछा जाए तो आपको क्या आंसर देना होगा, इट इज अ यूनिटलेस। तो यहां से आपको क्या मिलता है, यानी इसका यूनिट और इसका यूनिट दोनों जब कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, यूनिट लेस मिलता है। अब अगर पूछा जाए डायमेंशन, तो जब दोनों का यूनिट ही कैंसिल हो गया तो डायमेंशन यहाँ पे उठने का कोई चांस ही नहीं बनता है। तो इट इज अ यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। कहाँ पे समझाऊं, चलिए यहीं पे समझाने की कोशिश करता हूँ। इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, डायमेंशनलेस। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ध्यान से ही देखियो, यहाँ पे है क्या लिखा हुआ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बट आप कभी कभी कुछ ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिनके यूनिट होते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपको ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा किस कांस्टेंट के यूनिट होते हैं, किस कांस्टेंट के यूनिट नहीं होते हैं, किस कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं, किस कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं होते हैं। तो इस कांस्टेंट, ये क्या है आपका, एक रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये क्या है आपका, जस्ट यूनिट लेस और डायमेंशन लेस है। अब चलिए ये ई आर का वैल्यू यानी रिलेटिव परमिटिविटी का कुछ, अब ध्यान से देखिए, ये तो ये हो गया यूनिट लेस और डायमेंशन लेस। और क्या बता दूं, हाँ कुछ वैल्यू देख लेते हैं कुछ सब्सटेंसेस के। वैसे तो आपको जब प्रॉब्लम दिया जाएगा तो वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू दे दिया जाएगा। तो जैसे रिलेटिव परमिटिविटी यानी फॉर माइका, माइका का वैल्यू जैसे 3 से 6 तक होता है, 6 होता है। यानी रिलेटिव परमिटिविटी फॉर ग्लास ये 3 to 4 होता है। 3 से 4 तक रिलेटिव परमिटिविटी ग्लास का होता है। जैसे वाटर यानी पानी का
रिलेटिव परमिटिविटी 81 लिया जाता है, बट एक्चुअली इसका वैल्यू शायद 80.6 या 80.5 होता है, बट कैलकुलेशन के लिए इसे 81 ले लिया जाता है, ठीक है। जैसे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर होता है 1.001, यानी एयर का होता है आपका 1.006, जैसे हाइड्रोजन का होता है, हाइड्रोजन का आपका होता है 1.00026। तो ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल दे दिए जिनका रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, तो इनका परमिटिविटी आपसे पूछेगा तो जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना है कितने से, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 टू गेट द परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। फॉर एग्जांपल आपको अगर वाटर का पूछता है तो 81 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि देखो EM यानी परमिटिविटी ऑफ वाटर इक्वल टू क्या, परमिटिविटी ऑफ एयर इनटू रिलेटिव परमिटिविटी जो दिया गया है। तो रिलेटिव परमिटिविटी वाटर का कितना है, तो 81, तो 81 इंटू दिस क्वांटिटी। अगर ग्लास का पूछता है तो जो वैल्यू दिया जाएगा, सॉरी 3 से 4 तक दिया जाता है, 3 से 4। अगर ग्लास का पूछता है तो मान लो 3 इंटू दिस क्वांटिटी। अगर मान लो अगर पूछता है किसका, माइका का पूछता है, तो अगर मान लो 4 है तो 4 ये रिलेटिव परमिटिविटी 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट का क्या वैल्यू है, दिस क्वांटिटी। तो यानी रिलेटिव परमिटिविटी से क्या हो जाता है, तो इजियर टू लर्न द परमिटिविटी ऑफ दैट गिवन मीडियम। तो हमें किसी तरह रिलेटिव परमिटिविटी पता हो जाना चाहिए, तो हम इजी वे में उस मीडियम का परमिटिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए 1 मिनट, कभी कभी हाँ CGS सिस्टम में K का वैल्यू कितना होता है, तो ये रहा K का वैल्यू, तो K हुआ ना, ये K का वैल्यू 1 होता है किसके लिए, फॉर CGS सिस्टम, फॉर CGS सिस्टम के लिए K का वैल्यू 1 होता है। किस में है, तो K का वैल्यू एयर में कितना होता है, 1 होता है फॉर CGS सिस्टम के लिए। तो जस्ट याद रख लेना ये सब। तो चलिए अगर समझ चुके हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद मैं आपको इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, तो वही प्रॉब्लम को अभी अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें जरा सा मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करूंगा, वैल्यू वगैरह नहीं दूंगा, तो उस क्वेश्चन को समझाऊंगा। और उसी क्वेश्चन से मिलता हुआ एक 2010 में भी क्वेश्चन आया था, तो उस वक्त AIEEE हुआ करता था, जो कि आज के ज़माने में JEE मेन जिसको आप बोलते हैं, तो ये है। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, फिर मैं वो क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। हो गया, मिटाऊं, हो गया, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, हो गया। चलिए नाउ ये है कुछ क्वेश्चन, तो पहले मैं क्वेश्चन को समझा देता हूं। ये क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में भी करे होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, 2 आइडेंटिकल बॉडी है जिनका मास और चार्ज क्या है, सेम है, यानी चार्ज का नेचर भी सेम है और क्वांटिटी भी सेम है और मास सेम है ही। और उस दोनों चार्ज बॉडी को विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग इक्वल लेंथ का है, उस स्ट्रिंग के हेल्प से एक कॉमन पॉइंट से लटका दिया गया है। अगर वो लटका दिया गया है तो आप जानते हो जब चार्ज बॉडी का नेचर सेम होता है तो क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो जैसे ही लटकाया तो ये बॉडी फोर्स ऑफ रिपल्सन के थ्रू ये बॉडी कुछ ऐसे आ गया, यहां से लटका कुछ यहां तक आ गया, तो यहाँ पे आके वो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। और उस वक्त क्या होता है, तो दोनों स्ट्रिंग का जो एंगल बन रहा हो विथ रिस्पेक्ट टू कॉमन पॉइंट, वो एंगल जो बन रहा है उसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस एंगल, ठीक है। वो डाइवर्जेंस एंगल जो बना, अगर यही सिस्टम को अगर मैं उठा के एक लिक्विड में डाल देता हूं, तो वहां पे जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो वहां पे भी हम देखते हैं डाइवर्जेंस एंगल अभी भी जो पहले था वो अभी भी है, यानी डाइवर्जेंस एंगल चेंज नहीं करता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो उस लिक्विड का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं, तो ध्यान से देखियो। पहले भी बनाए थे, तो है क्या, एक कॉमन पॉइंट से, मान लिया कि ये कॉमन पॉइंट है, यहां से
यहां से कॉमन पॉइंट से दो बॉल को लटका दिया गया है, इस पर इक्वली मास है और इक्वली ही चार्ज है, यानी चार्ज का नेचर भी सेम होगा। तो अब ध्यान से देखिए, ये क्या दिया गया है, डाइवर्जेंस एंगल दिया है। तो मैंने मान लिया कि ये अभी इन फ्री स्पेस में बात कर रहा हूं, इन फ्री स्पेस, अभी मैं फ्री स्पेस की बात कर रहा हूं। तो इसका मास है तो वेट कुछ लगेगा जो कि कितना होगा, mg होगा, ठीक, जो कि किधर होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। इधर भी क्या लगेगा, mg। यहां तक ओके। अब समझने की कोशिश कर, दोनों का चार्ज का नेचर सेम है, तो कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलंबियन फोर्स जो लगेगा किधर लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो हमने मान लिया कि Fe लगा, ठीक है, क्या मान लिया हमने, Fe लगा, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा। अब ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो ये डिस्टेंस तो कुछ होगा, चलिए मान लेते हैं ये डिस्टेंस यहां से यहां r है, ठीक है, यहां से यहां डिस्टेंस r है, और ये एंगल को हमने मान लिया 2 थीटा, ठीक है, हमने एंगल को 2 थीटा मान लिया। आप थीटा मानो, 2 थीटा मानो, 3 थीटा, 4 थीटा, वट एवर यू वांट। तो हमने इस डाइवर्जेंस एंगल को थीटा मान लिया। अब मुझे एक बात समझाओ, दोनों का नेचर सेम है तो इसीलिए फोर्स ऑफ रिपल्सन लगा। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन के कारण ये स्ट्रिंग में कुछ टेंशन प्रोड्यूस हुआ होगा, वेट क्योंकि डाउनवर्ड लगता है, और ये कुछ इधर की तरफ वो रिपल्सन फोर्स के कारण वो कुछ इधर एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचना चाहता है। तो अब ध्यान से देखियो, इसमें क्या हुआ होगा, ये स्ट्रिंग का लेंथ इक्वल है, तो इसमें क्या हुआ होगा, टेंशन कुछ प्रोड्यूस हुआ होगा, टेंशन प्रोड्यूस हुआ होगा। तो मान लेते हैं कि इसमें 10T प्रोड्यूस हुआ, हमने मान लिया। चलिए इसे हॉरिजेंटली, पहले हम हॉरिजेंटल लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यानी इस एंगल को बाइसेक्ट कर दिया। अब ध्यान से देखियो, अगर ये टोटल r है तो ये कितनी लेंथ हो जाएगा, r/2, ये r/2। अब ध्यान से देखियो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कोऑर्डिनेट बनाना, तो ये कितने हो जाएगा, ये 2 थीटा है तो ये कितने हो जाएगा, यहाँ से यहाँ थीटा होगा क्या, बिल्कुल होगा, बाइसेक्ट करा, पहले भी आपने पढ़ा था। अब ये थीटा है तो ये कितने होगा, थीटा होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब इस t को मैं चाहता हूँ रिजोल्व कर दूं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, क्या दिया गया है, इक्विलिब्रियम में कुछ वो एंगल डाइवर्जेंस बनाता है। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ दिस बॉल, चलिए फॉर ये बॉल इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है, तो इक्विलिब्रियम में तभी हो सकता है जब उस बॉल पर नेट फोर्स 0 हो। कहने का मतलब अपवार्ड्स फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड्स फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड फोर्स इक्वल टू राइट हैंड साइड फोर्स। तो कहने का मतलब ये अभी तो अपवार्ड फोर्स में नहीं दिख रहा है, ये कुछ इंक्लाइंड है, तो इसे अपवार्ड और हॉरिजेंटली, यानी इसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इसे रिजोल्व कर लेते हैं। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, तो इसको रिजोल्व करा तो ये किधर हो जाएगा, ये t cos थीटा, ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, कुछ t sin थीटा। सिमिलरली इधर भी होगा, तो चलिए उसे छोड़ देते हैं, यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो फॉर इक्विलिब्रियम अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो क्या हो जाएगा, t cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब राइट हैंड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट हैंड फोर्स, यानी t sin थीटा इक्वल टू Fe, यानी t sin थीटा इक्वल टू Fe, और Fe इक्वल टू क्या होता है, तो Fe इक्वल टू क्या होता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 कितना है, तो दोनों पर चार्ज सेम है, तो Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। R क्या है, तो टोटल इनके दोनों का सेपरेशन कितने हैं, तो R हमने माना, तो R स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इसे इक्वेशन हमने 2 मान लिया, ठीक है, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। तो मैं चाहता हूं इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दूं, तो चलिए देख लेते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। जब 2 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, ध्यान से देखिए, t sin थीटा बाई t cos थीटा इक्वल टू KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू 1 बाय mg। तो ध्यान से देखिए, ये t और ये t कैंसिल हो गया, तो कहने का मतलब क्या बचा, tan थीटा इक्वल टू क्या मिला, KQ स्क्वायर बाय mg R स्क्वायर। इसे इक्वेशन मान लेते हैं 4 इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करें, अब देख लेते हैं, इस सिस्टम को उठा के हमने क्या करा,
सबमर्ज्ड कर दिया लिक्विड में एंड इट इज फाउंड दैट डाइवर्जेंस एंगल स्टिल रिमेन सेम। तो क्या किया हमने, वही सिस्टम को उठा के यहां पे जैसे ही लिक्विड में डाला, जैसे ही लिक्विड में डाला तो अभी भी जो एंगल बना रहा है थीटा, सॉरी 2 थीटा, तो वो अभी भी 2 थीटा ही एंगल है। तो जब 2 थीटा एंगल होगा तो जो डिस्टेंस यानी जो सेपरेशन चार्ज का होगा सेम यहाँ पे भी होगा, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे बना रहा है तो उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी होगा, क्योंकि जो एंगल यहाँ पे बना है वो डिस्टेंस यहाँ पे भी है। तो कहने का मतलब यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है। अब यहाँ पे ध्यान से देखियो, इसका मास दिया गया है, इसका मास दिया गया है, सेम नेचर का चार्ज है तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे अभी ध्यान से देखियो, हमने अभी क्या पढ़ाया था, मीडियम में फोर्स पढ़ाया था। तो ये क्या है, एक लिक्विड में डाल दिया गया है, तो इन लिक्विड जैसे ही लिक्विड में डाला तो इस पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम, ठीक है। हाँ, इनका मास है तो कुछ वेट लगेगा, चलिए वेट लगेगा, कितना वेट लगेगा, तो mg लगेगा। अब ध्यान से देखिए, हाँ अब इस पे टेंशन भी लगेगा क्या, तो बिल्कुल टेंशन तो लगना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, इसका टेंशन क्या होगा, तो इसका टेंशन कुछ चेंज कर जाएगा। मान लिया कि टी डैश हो गया, कैसे चेंज कर जाएगा तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। तो फोर्स इन मीडियम इज चेंज, क्योंकि पहले जो फोर्स इन एयर था अभी फोर्स इन मीडियम हो गया, तो मीडियम में फोर्स क्या होता है, तो घट जाता है, तो टेंशन कुछ कम हो जाना चाहिए, तो वही कम हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, जो भी होगा टेंशन तो कुछ चेंज करे। तो सिमिलरली यहाँ पे टेंशन में भी कुछ डिफरेंस होगा, तो हमने यहाँ पे टी डैश कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई सिस्टम को या कोई भी बॉडी को जब आप लिक्विड में इमर्ज करते हो तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स, तो अपवार्ड फोर्स लगता है बाय द लिक्विड, लिक्विड के द्वारा उस बॉडी पर एक फोर्स लगता है जो कि नॉर्मली अपवार्ड लगता है, या जिसे क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं। तो इस पर कौन सा फोर्स लगा, अपवार्ड थ्रस्ट फोर्स। तो चलिए हमने इसे नाम दे दिया FU, यानी अपवार्ड फोर्स लगा, यानी अपथ्रस्ट लगा। अब अपथ्रस्ट इक्वल टू होता क्या है, तो अपथ्रस्ट इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी जिस लिक्विड में हमने इस सिस्टम को या बॉडी को इमर्ज करा, इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी, वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हमने इसको एंगल को बाइसेक्ट करा तो ये क्या हो गया, ये 2 थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा। अब यहाँ पे भी हमने क्या करा, तो यहाँ पे भी हमने इसे रिजोल्व करने की कोशिश करा, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखियो, ये टी डैश है तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी थीटा, ये टी डैश है तो इधर क्या हो जाएगा, तो टी डैश कॉस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो टी डैश साइन थीटा, ठीक है। हाँ, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इन लिक्विड इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो नेट फोर्स शुड बी 0, यानी नेट फोर्स 0 कब हो सकता है, जब हॉरिजेंटल फोर्स इक्वल टू 0 हो और वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 हो। तो चलिए फॉर इक्विलिब्रियम इन बॉडी, फॉर इक्विलिब्रियम इन बॉडी इन लिक्विड, लिक्विड में बॉडी का इक्विलिब्रियम में रह सकता है जब T sin थीटा शुड बी, T डैश sin थीटा शुड बी इक्वल टू हो FE ऑफ M, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होना चाहिए किसका, तो T डैश sin थीटा का, और FE M इक्वल टू क्या होता है, तो यानी K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और K इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मीडियम में है, यहाँ पे क्या था, तो मीडियम नहीं था, कहाँ गया, इधर। तो चलिए यहाँ पर भी वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं K का वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, ठीक है। हाँ, इनटू Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R कौन, तो इनके बीच का सेपरेशन, यहाँ से यहाँ क्या हो गया, इनका सेपरेशन हो गया, ठीक है। हाँ, R दिया गया है, यहाँ क्या है चार्ज, तो Q है, यहाँ पे चार्ज क्या है, Q है, यहाँ पे चार्ज क्या है, Q है, यहाँ पे चार्ज क्या है, Q है, मास M है, मास M है, मास M है, मास क्या है, M है, ठीक है। चलिए इसे इक्वेशन मान लेते हैं 5। यहाँ तक दिखाई दे रहा, मैं 1 मिनट कैमरे की पोजीशन देख लेता हूँ, फ्रेम में आ रहा कि नहीं, जी हाँ आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये तो
हॉरिजेंटल फोर्स हुआ, वर्टिकल भी फोर्स अपन को बैलेंस करना है, तो क्या हो जाएगा वर्टिकल फोर्स दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स इक्वल टू ऑफ दिस फोर्स, यानी टी डैश कॉस थीटा प्लस एफ यू इक्वल टू एम जी। और यहां से मैं चलिए यहां पे बनाने की कोशिश करता हूं, तो क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा टी डैश कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी माइनस एफ यू इक्वल टू क्या होगा, तो ये है अपवार्ड थ्रस्ट फोर्स, तो अपवार्ड थ्रस्ट फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हमने मान लिया रो एल, ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड को हमने मान लिया रो एल। और चलिए इतना ही मान लेते हैं, किसी क्वेश्चन, हाँ डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल, तो क्या हो जाएगा रो एल इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, तो ये बॉडी है तो इसका वॉल्यूम हमने मान लिया वी बी, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉडी या वॉल्यूम ऑफ बॉल इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो इंटू जी, ठीक है, तो ये हो गया एम जी माइनस एफ यू, हाँ सही है, हाँ, तो इसी इक्वेशन हमने मान लिया कितने हैं 6, 5 तक हो गया 6, हाँ। अब ध्यान से देखियो इक्वेशन 5 अपॉन इक्वेशन 6, इक्वेशन 5 अपॉन डिवाइडेड बाय इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा, टी डैश कैंसिल हो जाएगा, तो यानी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू यानी टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, बट दिस थिंग्स, तो एम जी माइनस रो एल वी बी जी, एम जी माइनस रो एल वी बी जी। हाँ अब ध्यान से देखियो ये कितने हैं इक्वेशन 6, ये इक्वेशन हमने 7 मान लिया। अब इक्वेशन 7 को और इक्वेशन 4 को जब हम कंसीडर करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे भी टेन थीटा, यहाँ पे भी टेन थीटा, तो एलएचएस साइड अगर बराबर है तो आरएचएस साइड को भी झक मार के बराबर होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं दिस साइड यानी एलएचएस साइड इज इक्वल देन डेफिनेटली आरएचएस साइड शुड बी इक्वल, तो ये टर्म इक्वल टू ये टर्म, तो इस दोनों टर्म को जब हम इक्वेट करते हैं तो ध्यान से देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 7 सॉरी क्या हो जाएगा दिस थिंग्स यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी आर स्क्वायर इक्वल टू ये क्वांटिटी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू या डिवाइडेड कर दीजिए, ये ऐसे ही रहने दीजिए, हाँ, इंटू एम जी माइनस रो एल वी बी जी, हाँ ये तक है, हाँ इतने तक है। ध्यान से देखिए कुछ कटने खुटने वाला भी चीज़ है क्या, हाँ हाँ बिल्कुल कटने वाला है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर भी है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, यहाँ पे हमने लिखना भूल गया क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए ये क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर कट गया, तो और भी कुछ बस कटने खुटने वाला चीज़ है क्या, नहीं कटने खुटने वाला चीज नहीं है। पूछ क्या रहा है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड को अपन लोग किससे डिनोट करते हैं, तो एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं, तो एप्सिलॉन आर को एक साइड में रखना है और रेस्ट जितनी भी क्वांटिटी है उसको दूसरे साइड में ट्रांसफर कर देना है, तो कहाँ पे समझा दूं, चलिए यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा देखो एप्सिलॉन आर इधर देता हूं तो क्या हो जाता है, ये इधर गया तो एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय एम जी इक्वल टू इधर क्या है, इधर तो कुछ नहीं है, 1/mg माइनस रो एल वी बी जी, 1/mg माइनस रो एल वी बी जी, ठीक है, हाँ ये है। अब जब हम इसे इधर भेज देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, तो एप्सिलॉन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा एम जी अपॉन एम जे। अब एक मिनट ध्यान से देखियो, मैं चाहता हूं
ये जी जी भी कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से देखो, इधर जी है, इधर जी है, इधर जी है, ये जी जी भी कैंसिल हो गया। चलिए जी को कैंसिल ही कर देते हैं, कैंसिल हो गया। और भी कुछ है? नहीं, अब नहीं है कुछ कैंसिल होने वाला। तो क्या हो गया, m अपॉन ये m माइनस रो एल वी बी इंटू, नहीं बस इतना ही, जी तो कैंसिल हो गया। हाँ, अब ध्यान से देखिए, यही तो अपना आंसर आया, यही तो अपना पूछ रहा था, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड कितना होगा। तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू m अपॉन m माइनस रो एल इंटू वी बी होगा। अगर डेंसिटी के टर्म में पूछा जाएगा, यानी डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड डेंसिटी ऑफ बॉल के टर्म में बताओ, तो इन टर्म्स ऑफ, ये आंसर हो गया, इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या होगा, तो अगर ये मास किसका है, तो मास बॉल का है, ये किसका है, मास बॉल का है। तो अगर मैं इस बॉल के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं ऊपर और नीचे तो कोई प्रॉब्लम, कहने का मतलब ऑप्शन आर इक्वल टू एम अपॉन एम इंटू 1 बाय वी बी कर दूं, इधर एम माइनस रो एल इंटू वी बी कर दूं, 1 अपॉन वी बी कर दूं, तो कोई दिक्कत, 1 बाय वी बी ऊपर भी है, 1 बाय वी बी ऊपर भी है, यानी जो क्वांटिटी से ऊपर मल्टीप्लाई किया वही क्वांटिटी से हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है। तो किसका डेंसिटी होगा, तो बॉल का डेंसिटी होगा। तो बॉल का डेंसिटी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो रो ऑफ बी हमने दे दिया, अपॉन मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, तो मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है। तो क्या हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ किसका, तो डेंसिटी ऑफ बॉल का। हाँ ठीक है, एक बार तो इससे मल्टीप्लाई किया, फिर एक दफा इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो भी इधर भी है, भी इधर भी है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचे क्या गया, रो एल बचा। अब बीच में माइनस है तो माइनस, तो रो इंटू एल। तो ये क्या हो गया, अब रिलेटिव परमिटिविटी, यानी रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ लिक्विड या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ लिक्विड इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉल और इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो ये आंसर आपका रिलेटिव परमिटिविटी हुआ। तो यही क्वेश्चन आपका 2010 में भी है, जेई मेंस जिसको आज के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, तो पहले AI हुआ करता था, तो वहां पे आपका थीटा का वैल्यू दिया गया है 60 या 30 डिग्री, आई डोंट नो 30 डिग्री है या 60 डिग्री है, और आपका रो बी का वैल्यू दे दिया गया है और रो एल का भी वैल्यू दे दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा, तो क्वेश्चन देखना है तो क्वेश्चन देख सकते हैं, बट मेरे पास वो क्वेश्चन हिंदी फॉर्मेट में है, तो ये रहा क्वेश्चन, देख लीजिए। तो देख लिया, ये क्वेश्चन को आपको एज अ होमवर्क सोल्व करना है, और जो आंसर आता हमें कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। तो ठीक है, जस्ट इसे कॉपी कीजिए, यही फॉर्मेट से आपको उस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया, मिटाऊं, चलिए मिटाऊं, चलिए। तो अब तक अपन लोगों ने क्या देखा, लीनियर इक्विलिब्रियम टाइप का प्रॉब्लम सोल्व कर दिया, इन फ्री स्पेस और इन मीडियम में सोल्व कर दिया। अपन लोग चलते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम टाइप के प्रॉब्लम की तरफ। तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, तो ये क्वेश्चन हमने आपको रेसनिक, हैलिडे एंड वॉकर से लिया है, चैप्टर नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 50। अगर क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। देख लिया, तो चलिए क्वेश्चन अपन पहले लिखते हैं, फिर उसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं कैसे होता है। तो चलिए मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं। तो ये क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। क्वेश्चन क्या है पढ़ के एक बार देख लेते हैं। एक लॉन्ग नॉन कंडक्टिंग मासलेस रॉड है जिनका लेंथ L दिया गया है, जिनका लेंथ L है। ये एक रॉड है, मासलेस रॉड, जिसका लेंथ आपको L दिया गया है, ठीक है। पाइवेटेड एट द सेंटर एंड बैलेंस्ड विथ अ ब्लॉक ऑफ वेट W, जो कि एक बियरिंग से क्या है, सेंटर में पाइवटेड है। तो सेंटर में, तो कहने का मतलब ये लेंथ आपका L/2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आपका L/2 लेंथ हो गया। और उनके x डिस्टेंस से, x फ्रॉम द लेफ्ट एंड से, यानी यहां से x डिस्टेंस पर एक W ब्लॉक है। ध्यान से देखिए, एक ब्लॉक है जिनका वेट W है, वो x डिस्टेंस से लेफ्ट एंड से बंधा हुआ है। एट द लेफ्ट एंड एंड राइट एंड ऑफ द रॉड आर अटैच्ड विथ स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर। इनके लेफ्ट एंड और राइट एंड पर दो कंडक्टिंग स्फीयर है, जिनका चार्ज +Q और जिनका चार्ज
प्लस 2q दिया गया है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज q एंड प्लस 2q रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से फिर से सुनना, ए डिस्टेंस h डायरेक्टली यानी h लेंथ नीचे एक चार्ज थर्ड चार्ज है जिनका चार्ज कितना दिया गया है, q है, और वो क्या है आपका फिक्स्ड चार्ज है, वो क्या है आपका फिक्स्ड चार्ज है, क्या है फिक्स्ड स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज q है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ x when the rod is in horizontal and balanced। ये x का क्या वैल्यू होना चाहिए सच दैट ये रॉड आपका बैलेंस हो। तो अब ध्यान से देखियो, ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ये पॉजिटिव जो कि फिक्स है, तो इसको ये क्या करना चाहेगा, कुछ ऊपर उठाना चाहेगा। तो मान लिया कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe1 लगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो ये चार्ज क्या करेगा, कुछ इधर उठेगा। अब ये उधर उठा और यहां से ये क्या है, पाइवटेड है, तो मतलब ये क्या हुआ, कुछ रोटेट करना चाहेगा। अब आपने रोटेशन भी कितने टाइप के होते हैं, रोटेशन भी अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से बात करूं तो रोटेशन भी दो टाइप के होते हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेशन और एक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब ध्यान से देखियो, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है जो कि फिक्स्ड है, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या करता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो यहाँ पे फोर्स किधर लगेगा, कुछ मेरे हिसाब से कुछ इधर लगेगा। तो Fe2 हमने मान लिया कि यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अब ध्यान से देखियो, ये वेट है, ये वेट है, तो ये क्या करना चाहेगा, तो ये वेट चाहेगा इस रॉड को कुछ रोटेट करना चाहेगा, रोटेट करना चाहेगा, ये कुछ डाउनवर्ड की तरफ लग रहा है। अब मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि ये रॉड क्या है, इसमें हॉरिजेंटल एंड बैलेंस्ड होना चाहिए, तो ये रॉड बैलेंस्ड कब हो सकता है, तो यानी आप देखो कि इस पॉइंट के एलोंग अगर ये फोर्स हाई होता है तो रोटेट हो जाता है, ये फोर्स हाई होता है तो कुछ रोटेट हो जाता है। अगर ये फोर्स यानी इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स अगर इक्वल हो जाए इस ये फोर्स के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि रॉड जो है वो हॉरिजेंटली बैलेंस्ड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये किस टाइप का प्रॉब्लम हो गया, रोटेट कर रहा है, तो ये हो गया आपका रोटेशनल टाइप इक्विलिब्रियम। तो ये आपका कौन सा टाइप का हो गया, रोटेशनल टाइप का इक्विलिब्रियम, रोटेशनल टाइप इक्विलिब्रियम, रोटेशनल टाइप का इक्विलिब्रियम हो गया। तो समझने की कोशिश करियो, रोटेशनल टाइप का इक्विलिब्रियम कब हो सकता है, तो एज जैसे कि आपने पढ़ा था लीनियर टाइप इक्विलिब्रियम कब हो सकता है, तो लीनियर टाइप का इक्विलिब्रियम तभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है जब नेट लीनियर फोर्स इक्वल टू 0 हो। और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कब हो सकता है, तो जब नेट टॉर्क इक्वल टू 0 हो। रोटेशनल मोशन क्या करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और लीनियर मोशन क्या करता है, वो लीनियरली इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर नेट टॉर्क अगर 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये रॉड किस में है, तो इक्विलिब्रियम में है। तो फोर कहाँ से समझाऊं, चलिए यहीं से। एज लीनियर इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू 0, एज लीनियर sum of all forces equal to 0. Similarly, for rotational equilibrium, क्या होना चाहिए, सम ऑफ समेशन ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा, मैं मानता हूं आपको रोटेशनल मोशन स्ट्रांग होगा, फिर भी मैं कुछ पॉइंट आपको जरा मेमोराइज करा देना चाहता हूं। तो टॉर्क को कैसे मेजर करते हैं, तो टॉर्क को मेजर करने के लिए कुछ पॉइंट का नेसेसरी होना अति आवश्यक है। जैसे सबसे पहले एक पॉइंट ऑफ रोटेशन हमें मालूम होना चाहिए, किस पॉइंट के अबाउट वो सिस्टम रोटेट कर रहा है। दूसरा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हमें मालूम होना चाहिए। तीसरा हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो चलिए क्या क्या मालूम होना चाहिए, टू मेजर टॉर्क, पहले जैसे हमें मेजर होना चाहिए पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये हमें मालूम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ऑफ
एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। मैं देखना चाहूंगा कि ये सारे चीज फ्रेम में आ रहा कि नहीं। जस्ट 1 सेकेंड। जी हाँ, आ रहा है। तो हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स भी मालूम होना चाहिए। तीसरा क्या मालूम होना चाहिए, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें मालूम होना चाहिए। अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं, इक्विलिब्रियम कब हो सकता है ये रॉड। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, इक्विलिब्रियम तभी हो सकता है जब नेट टॉर्क इक्वल टू 0 हो। फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर रॉड शुड बी इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, रॉड शुड बी इन इक्विलिब्रियम कब हो सकता है, नेट टॉर्क इक्वल टू 0 हो। और नेट टॉर्क इक्वल टू 0 कब हो सकता है, जब क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज हो, यानी ACW टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क हो, क्लॉकवाइज टॉर्क हो। कहने का मतलब जब एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाए क्लॉकवाइज टॉर्क के, तो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम यानी ये रॉड जो है सो इक्विलिब्रियम में है। अब रहा बात ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क और क्लॉकवाइज टॉर्क का साइन कन्वेंशन, तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फिर भी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो जस्ट समझने की कोशिश करना। घड़ी क्या है, तो देखो घड़ी कुछ इस तरह चलता है, तो ऐसे चलता है घड़ी, तो देखो अंगूठा किधर गया, कुछ डाउनवार्ड, तो डाउनवार्ड को हम क्या लेते हैं, क्लॉकवाइज के लिए हम ले लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज क्या चलता है, तो देखो कुछ ऐसे चलता है, तो ये क्या हो गया, ऊपर हो गया, तो इसे हम ले लेते हैं पॉजिटिव। ये कोई जरूरी नहीं है, यानी क्लॉकवाइज टॉर्क प्लस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ACW टॉर्क प्लस क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू 0 हो, चाहे ये कर दो चाहे ये कर दो, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। ये माइनस में होता है, सॉरी ये पॉजिटिव होता है, ये माइनस में होता है, साइन के साथ लोगे तो और यहाँ पे अगर वैसे ही करना है तो वैसे ही कर दो, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। अब ध्यान से देखना, ये क्या कर रहा है, Fe1 आपका क्या है, इधर है, यानी ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्या जा रहा है आपका क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्या है Fe2 एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज 2 में क्या डालूंगा, Fe2 डालूंगा इक्वल टू क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में कौन सा है, तो Fe1 के कारण है और W के कारण है, तो Fe1 डालूंगा और प्लस W डालूंगा। कहा बात Fe2 कितना है, Fe1 कितना है, तो Fe1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो Fe1 के कारण टॉर्क, Fe1 के कारण टॉर्क लिख लीजिए, इसके कारण टॉर्क। अब देखते हैं Fe2 के कारण टॉर्क कितने हैं, तो Fe2 किधर है, इधर है, तो Fe2 के कारण टॉर्क कितने होगा, तो Fe इक्वल टू कितने होगा, तो Fe मतलब फोर्स किसके किसके बीच का, तो इस चार्ज पार्टिकल के और इस चार्ज पार्टिकल के, तो फोर्स कितने हो गया, तो Q1, तो Q1 मान लेते हैं ये है, तो 2Q, Q2 मान लेते हैं ये है, तो Q अपॉन R स्क्वायर, तो R कितने हैं, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, तो H का स्क्वायर इनटू इनके दोनों का बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, जिसके अबाउट ये सिस्टम रोटेट कर रहा है। तो ध्यान से देखो, इस सिस्टम के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, तो ये टोटल है L और ये सेंटर में है, तो ये कितने हो जाएगा, L/2 इक्वल टू Fe1 कितना है, Fe1 के कारण, तो Fe1 पहले लिख लेते हैं कि Q अपॉन H स्क्वायर इंटू L/2। Fe1 के कारण टॉर्क कितने हुआ, देखो फोर्स इन दोनों के बीच का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतने, प्लस W क्या है, तो ये तो ऑलरेडी वेट है, वेट मैंने फोर्स हुआ, तो फोर्स दिया ही गया है। अगर मास देता तो आपको करना पड़ता यहाँ पे M इंटू G, यानी वेट इज अ टाइप्स ऑफ फोर्स, तो वेट दे दिया गया है, तो वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितने है, ये है। अब देखो ये रोटेट क्या कर रहा है, क्लॉकवाइज, तो ये डिस्टेंस बस अपने को चाहिए, यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक x दिया गया है और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो x माइनस ये लेंथ कितना है, तो L/2, तो x माइनस L/2, ठीक है, कर देते हैं। अब अपने को चाहिए क्या, तो अपने को चाहिए, पूछ रहा है x, तो x टर्म को एक साइड रखेंगे और रेस्ट टर्म को दूसरी साइड भेज देंगे, तो चलिए भेज देते हैं। कुछ कटने खूटने वाला चीज़ है क्या, पहले तो चलिए इधर ले आते हैं, तो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2kq/h स्क्वायर इंटू L/2, और इधर क्या है 1kq
बाय एच स्क्वायर इंटू एल बाई टू। तो क्या बच गया के क्यू क्यू अपॉन एच स्क्वायर इंटू एल बाई टू इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस एल बाई टू। ठीक है, ये बचा। अब जब इसे फिर से सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने को, चलिए इसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, या इसे नीचे डाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा के क्यू क्यू बाय एल बाय एच स्क्वायर इंटू डब्ल्यू इक्वल टू एक्स माइनस एल बाई टू। ठीक है, यही हुआ ना, ये इधर डिनोमिनेटर में हमने डिवाइड कर दिया। अब हमें चाहिए क्या, ये क्वांटिटी चाहिए, तो इसे एज इट इज रखा, इसको इधर भेज दिया, तो क्या हो गया के क्यू क्यू एल बाय एच स्क्वायर प्लस सॉरी एच स्क्वायर इंटू डब्ल्यू प्लस एल बाई टू इक्वल टू एक्स। तो ये x का वैल्यू दिस थिंग्स होगा, तभी ये आपका मासलेस रॉड जो है वो हॉरिजेंटली बैलेंस्ड होगा, हॉरिजेंटली बैलेंस्ड होगा। तो ये आपका x का वैल्यू होना चाहिए, तभी ये सिस्टम होगा वो बैलेंस्ड होगा। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट वैल्यू शुड h so that the rod exert no vertical force on bearing when the rod is horizontally balanced। कहने का मतलब जो ये h का कितना वैल्यू होना चाहिए सच दैट इस पॉइंट पर, यानी इस वर्टिकल या जो ये बियरिंग है इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगे। तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगे, तो कहने का मतलब नेट फोर्स यानी नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स फॉर नो फोर्स ऑन बियरिंग। बियरिंग में कोई फोर्स नहीं होगा, तो नेट अपवर्ड फोर्स इक्वल टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स क्या क्या है, तो एक ये है और एक ये है। डाउनवर्ड फोर्स क्या है, एक ओनली डब्ल्यू है। तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, Fe1 प्लस Fe2 इक्वल टू डब्ल्यू। Fe1 कितना है, तो Fe1 आपका हो गया के क्यू क्यू अपॉन एच स्क्वायर प्लस Fe2 कितना हो गया के क्यू टू क्यू अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू डब्ल्यू। यही हुआ ना, हाँ बिल्कुल हुआ। अपने को चाहिए क्या, ये h चाहिए, तो कॉमन लेके बाहर कर लीजिए, 1 बाई एच स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो गया, तो ये आपका हो गया 2q और यानी ये 3k हाँ ये हो गया इक्वल टू डब्ल्यू। तो ये इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 बाई एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन 3k ठीक है, या एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3k अपॉन डब्ल्यू, या h इक्वल टू क्या हो जाएगा, या h इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3k अपॉन डब्ल्यू। तो ये h का वैल्यू होना चाहिए सच दैट, तो ये h का वैल्यू होना चाहिए जिससे कि इस बियरिंग पर कोई भी फोर्स नहीं अप्लाई होगा या कोई भी फोर्स एग्जर्ट नहीं होगा। तो h का ये वैल्यू होना चाहिए। तो मैं जरा सा 1 मिनट कंफर्म करना चाहूंगा कि ये फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, जस्ट फॉर अ सेकेंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं समझा देता हूं। ये h इजिकल टू अंडर रूट 3k बाय डब्ल्यू है। तो आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, समझ गए हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं, चलिए। नाउ हमने एक क्वेश्चन आपको लिया है एचसी वर्मा का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर नंबर 21 का क्वेश्चन अगर देखना है तो ये रहा। देख लिया, तो वही क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, टू आइडेंटिकल पॉइंट चार्जेस of charge plus q is fixed in free space of separation 2l with gravity free। तो मान लेते हैं कि दो पॉइंट चार्जेस हैं। सपोज कीजिए कि एक पॉइंट चार्जेस ये है और दूसरा पॉइंट चार्जेस ये है। ठीक है, क्या है, q है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये q है जो कि क्या है, फिक्स्ड है।
यहाँ पे भी क्या है, क्यू है, जो कि क्या है, फिक्स्ड है, हाँ, प्लस क्यू है, प्लस ये भी है, प्लस ये भी है, हाँ, फिक्स्ड है। जिनका लेंथ सेपरेशन कितना है, यहाँ से यहाँ तक आपका दे दिया गया है 2L है, ठीक है, 2L लेंथ है, ग्रेविटी फ्री है, मतलब कहने का मतलब देयर इज नो ग्रेविटी, यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है। अनदर चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज माइनस q इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन दीज चार्जेस, यानी एक इनके मिड पॉइंट पर, यहाँ पर अगर ये लाइन ज्वाइनिंग है तो कुछ यहाँ पर माइनस क्यू चार्जेस यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, हाँ रखा गया। नाउ दिस चार्ज पार्टिकल स्लाइटली डिस्प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ x परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दीज चार्जेस एंड रिलीज, मतलब ये थर्ड चार्जेस को इन दोनों चार्ज के इन बिटवीन प्लेस करा गया और जरा सा इसे स्लाइटली डिस्प्लेस करा गया परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, कहने का मतलब इसे कुछ इधर स्लाइड करा गया, स्लाइटली डिस्प्लेस करा गया, कितना डिस्टेंस, x डिस्टेंस इसे डिस्प्लेस करा गया, कहने का मतलब x इज लेस देन ऑफ l, स्लाइटली डिस्प्लेस, तो जो लेंथ है यानी l लेंथ है तो l से वो छोटा है। तो आपको शो करने के लिए बोला कि पार्टिकल विल एग्जीक्यूट इन SHM, यानी ये जो पार्टिकल अभी माइनस क्यू यहाँ पे जो आ गया तो ये क्या करेगा, SHM में होगा, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होगा, ये आपको प्रूफ करना है और इसका ओसिलेशन पीरियड भी निकालना है, यानी इसका टाइम पीरियड भी आपको निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैंने आपको ऑलरेडी इक्विलिब्रियम कंसेप्ट में करा था, तो अगर आप ये क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो जस्ट आपको सर्च करना इक्विलिब्रियम ऑफ या चार्जेस इन इक्विलिब्रियम और साथ में आपको लगा देना है PPDRKJ या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा, तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो वहां पे हमने ये बताया था कि ये चार्जेस किस कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है, किस कंडीशन में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो अब ध्यान से देखो, हमने जैसे ही इस चार्ज पार्टिकल को x डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग चार्जेस डिस्प्लेस करा, तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कुछ अट्रैक्टिव फोर्स इस पर लगाएगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा Fe, इधर भी क्या लगेगा Fe, यानी अट्रैक्टिव कूलम्ब फोर्स लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, ये जो चार्ज पार्टिकल है माइनस है, तो ये माइनस चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली है, तो यहाँ पे ये चार्ज पार्टिकल कौन सा इक्विलिब्रियम में होगा, तो ये चार्ज पार्टिकल आपका किस में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। तो कहने का मतलब माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल विल बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम में ये माइनस क्यू चार्ज पार्टिकल होगा। अब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, नॉन स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, तो इसके लिए आपको कूलम्स लॉ का पार्ट 3 देखना पड़ेगा। तो आपको सर्च करना है कूलम्स लॉ पार्ट 3 और साथ में लगा देना है PPDRKJ या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा, तो आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए क्या है, ये कुछ इधर फोर्स लगाएगा, ये कुछ इधर फोर्स लगाएगा, तो जब हम इसको रिजोल्व करते हैं, ध्यान से देखो, तो ये अभी देखिए ये क्या हो जाएगा, से देखिए ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग को अगर मैं इसे एंगल बना रहा है थीटा, अगर मैं मान लिया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा Fe cos थीटा, फिर इधर क्या हो जाएगा Fe cos थीटा, फिर इधर क्या हो जाएगा Fe sin थीटा, फिर इधर क्या हो जाएगा Fe sin थीटा। कहने का मतलब ये Fe sin थीटा और ये Fe sin थीटा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या कर जाएगा, कैंसिल विद ईच अदर, ओनली क्या बचेगा आपका वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा विच इज डाउनवर्ड। तो वो क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को जो पहले पोजीशन है उस पोजीशन पे वो लाने के लिए कोशिश करेगा। तो दैट मींस दिस फोर्स इज कॉल्ड एज रीस्टोरिंग फोर्स। तो हमें शो क्या करना है, SHM में शो करना है। तो SHM में शो करने के लिए हमको कौन सा कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा किसी तरह, तो F इक्वल टू फॉर SHM किसी तरह अगर F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स हो जाए तो हमारा मोटिव यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यानी फॉर SHM के लिए क्या है, F इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स या एक्सेलरेशन A इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर किसी तरह हम ये प्रूफ कर देते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये पार्टिकल किस में है, तो SHM में है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो नेट रीस्टोरिंग फोर्स यानी नेट
नेट रीस्टोरिंग फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक एफ ई कॉस थीटा इसका, एक एफ ई कॉस थीटा इसका, तो यानी 2 एफ ई कॉस थीटा, यानी 2 एफ ई कॉस थीटा हो जाएगा, यानी रीस्टोरिंग फोर्स, यानी ये क्या हो गया, तो एफ आर, ठीक है, एफ आर इक्वल टू 2 एफ ई कॉस थीटा, और एफ ई इक्वल टू क्या होता है, तो दिस इंटू के इंटू दिस लेंथ स्क्वायर, तो यानी हम कह सकते हैं क्या, एफ आर इक्वल टू के, क्यू क्या है, तो ये कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन के क्यू क्यू बाय आर स्क्वायर। अब आर कितने होगा, यानी ये लेंथ कितने होगा, यानी इसको हमने आर माना तो वो आर कितने होगा, तो ध्यान से देखिए ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना दिया है 2l, तो ये कितने हो जाएगा, यहाँ से यहाँ l, क्योंकि ये बाइसेक्ट किया तो ये l, ये x, तो ये क्या हो गया, तो बाइसेक्ट किया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आर स्क्वायर यानी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो कहने का मतलब आर हम कह सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 इक्वल टू आर स्क्वायर। अरे आर इक्वल टू क्या हुआ, दिस थिंग्स, तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, तो दिस थिंग्स का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया एफ ई, उससे पहले क्या है, तो 2 है, तो 2 हमने अप्लाई करा। अब रहा क्या, तो cos थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बेस अपॉन एच, कहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे, चलिए यहीं पे समझने की कोशिश करते हैं, तो cos थीटा इक्वल टू यहाँ पे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो बेस अपॉन एच, और बेस इक्वल टू क्या होगा, तो देखिए ये थीटा है, तो थीटा के लाइन में क्या होता है, जस्ट उनके फ्रंट पर परपेंडिकुलर, और उनके बेस पर क्या होता है, तो बेस, यानी x अपॉन दिस थिंग्स, x अपॉन आर, x अपॉन आर, और x वैल्यू x है, r का वैल्यू क्या है, तो r का वैल्यू दिस थिंग्स है, तो अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो चलिए डाल देते हैं क्या है, x बट्टे अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ। अब जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो एफ आर इक्वल टू क्या आता है, तो 2k क्यू क्यू एक्स, 2k क्यू क्यू एक्स अपॉन, अब देखिए ये स्क्वायर है, ये रूट है, तो ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा क्या, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या डाल सकते हैं, तो 1 अपॉन 2, तो ये 1 और ये 1 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू 3/2, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, या ऐसे डाल सकते हैं एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, ठीक है, हाँ। अब आपको बोला क्या गया है, स्लाइटली डिस्प्लेस, दैट मीन्स x इज वेरी वेरी लेस देन ऑफ l, अगर मैं इसको लेस देन l है तो ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा, जब ये टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो ये क्या बचा, तो हमें लगता है 2k क्यू एक्स अपॉन, ये तो 0 हो गया, तो एल स्क्वायर टू द पावर 3/2, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब क्या बचा, एल क्यू बचा, ठीक है, हाँ, यानी एफ आर इक्वल टू, यानी एफ आर इक्वल टू कितना बचा, 2k क्यू क्यू एक्स अपॉन एल क्यू, ठीक है। अब आप जानते हो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो बाय न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो चलिए F इक्वल टू एम ए डाल दिया, एज दिस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, एज दिस इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, तो इक्वल टू माइनस ऑफ 2k क्यू क्यू एक्स अपॉन एल स्क्वायर। अरे रीस्टोरिंग फोर्स कहने का मतलब इनका डायरेक्शन क्या हो गया, जस्ट अपोजिट है ना फोर्स, तो इनका डायरेक्शन क्या हो गया, रीस्टोरिंग मतलब माइनस डायरेक्शन में ना, तो इसीलिए माइनस डायरेक्शन लिखा, या हमें एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ 2, चलिए इधर मैं देता हूँ, या एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस 2k क्यू क्यू एक्स अपॉन एम इंटू एल क्यू, ए का वैल्यू ये आया। अब ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी को अगर मैं कुछ नाम दे दूं, मान लेते हैं c दे देते हैं, या कुछ भी दे देते हैं, या इस क्वांटिटी को मैं नाम अगर ओमेगा स्क्वायर दे दूं, तो ध्यान से देखिए a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स हुआ, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो हैंस इट इज प्रूव दैट, मान लीजिए इसे इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इट इज प्रूव दैट ये किस में एग्जीक्यूट कर रहा है, इन SHM, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 इट प्रूव दैट it is in SHM,
तो अब ध्यान से देखिए, चलिए यहाँ पे मैं सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 2k अपॉन एम एल क्यू। हाँ, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, 2k अपॉन MLQ। ठीक है, मैं चाहता हूं इस k को भी आप जो वैल्यू हो वो लिख ही दीजिए। तो क्या हो जाएगा, 2k का वैल्यू क्या होता है, तो k का वैल्यू 1/4 पाई, यानी क्या हो जाएगा, इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसके बाद ऊपर है q, फिर ऊपर q अपॉन नीचे क्या है तो m, नीचे क्या है तो LQ। हाँ, तो ये ओमेगा हो गया। तो या ओमेगा इक्वल टू क्या हो सकता है, तो अंडर रूट ऑफ दिस थिंग्स, तो ये 2 से ये कैंसिल हुआ, तो क्या बचा, तो क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट MLQ। ठीक है, हाँ, ये बचा ओमेगा हुआ। तो ये तो हुआ ओमेगा, बट अपने को चाहिए क्या, तो टाइम पीरियड चाहिए। तो टाइम पीरियड यानी टी इक्वल टू क्या होता है, तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। नाउ टाइम पीरियड यानी टी इक्वल टू क्या होता है, तो 2 पाई अपॉन यानी 2 पाई अपॉन ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ओमेगा क्या है, तो ये वैल्यू, तो यानी ओमेगा क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट MLQ। तो इसको ये हो गया 2 पाई, ये 2 पाई, फिर अंडर रूट में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट MLQ अपॉन क्यू। तो यानी ये आपका हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ये आपका हो गया टाइम पीरियड। तो दिस इज द टाइम पीरियड। तो ये आपका इस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड हो गया। तो SHM भी आपने प्रूव कर दिया, और ऑसिलेशन पीरियड भी आपको जो निकालने को बोला था तो वो भी आपने निकाल दिया। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप समझे होंगे। तो समझे हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक स्क्वायर है, इक्विलिब्रियम टाइप का ही प्रॉब्लम है। एक स्क्वायर है, सपोज कीजिए कि ये एक स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ आपको a दिया गया है, और जिसके ईच कॉर्नर पर मान लो +q डाल दिया गया है, ठीक है। और इसके सेंटर से यानी इस स्क्वायर के सेंटर से यहाँ पे भी ये a है, हाँ ठीक है। और इसके सेंटर से h डिस्टेंस पर, मान लो ये सेंटर हुआ, तो इसके h डिस्टेंस हाइट पर एक कैपिटल Q डाल दिया गया, जिसका प्लस चार्ज कितना है, +q है। तो आपसे पूछ रहा है इस चार्ज का व्हाट इज द मास ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल सच दैट दिस चार्ज पार्टिकल शुड बी इन इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द मास ऑफ चार्ज पार्टिकल +q such that it should be in equilibrium। तो ध्यान से देखिए, आपको करना क्या पड़ेगा। बाय द वे मैं ये आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, जरा सा मैं हिंट दे देता हूँ। देखिए एक स्क्वायर है, सपोज कीजिए कि क्या मैं दे दूं, ये आपका एक मान लीजिए स्क्वायर है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज रखा गया है, कौन सा, +q चार्ज। तो इस चार्ज का क्या मास होना चाहिए सच दैट इस चारों चार्ज के कारण ये चार्ज यहाँ पे कुछ झूलता हुआ नजर आए, तो कि वो चार्ज तैरता ही रहे। तो पूछ रहा है कि उस चार्ज का मास कितने होगा।
तो अब देखो तैरता ही रहेगा, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। और जब चारों चार्ज के कारण फोर्स आप निकालोगे और जब उसे रिजोल्व करोगे तो आपका हॉरिजेंटल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता है, ओनली वर्टिकल कंपोनेंट बचता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट का इस चार्ज का वेट से जब आप इक्वेट कर देते हो तो आपका मास निकल जाता है। तो हिंट मैंने आपको दे दिया, आप जस्ट हमें कमेंट करके क्या इसका मास होता है वो हमें बताइए। अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करने में स्टिल आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं भाया मेल। तो मेल आईडी मेरा चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या है, एक लाइन चार्जेज है जिस पर चार्ज कितने हैं प्लस क्यू है, और एक पॉइंट चार्जेज है प्लस क्यू है। पूछ रहा है इस चार्ज पर इस चार्ज के कारण कितने फोर्स लगेगा, यानी कहने का मतलब फाइंड फोर्स ऑन चार्ज क्यू बाय क्यू। ठीक है, तो आपसे ये फोर्स पूछ रहा है इस चार्ज पर इस चार्ज के कारण कितने फोर्स लगेगा। तो फोर्स इक्वल टू आप क्या जानते हो, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो फोर्स इक्वल टू क्या जानते हो, तो बाय द कूलम्स लॉ एफ ए इक्वल टू क्या होता है, तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्या है, तो चलिए के ले लेते हैं। Q1 क्या है, तो Q1 आपका Q है। Q2 क्या है, तो Q2 आपका Q है, अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, तो L और A, तो L प्लस A का होल स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ, इतना ही हुआ ना। ये आपका रॉन्ग आंसर हुआ, ये आपका रॉन्ग आंसर हुआ। कैसे, तो आपको मैंने ऑलरेडी लिमिटेशन में भी समझाया था कि कूलम्स लॉ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, बट ये क्या है आपका एक लाइन चार्जेस है, यानी एक डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस है। तो ये नहीं होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, तो जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, इस चार्ज पर पूछ रहा है, इस चार्ज पर पूछ रहा है इस चार्ज के कारण फोर्स कितने होगा, तो इस पर नहीं निकालकर एक छोटा सा सेक्शन हम कंसीडर करेंगे, छोटा सा सेक्शन कंसीडर करेंगे। सपोज करा कि यहां से एक्स लेंथ पर डी एक्स थिकनेस का हमने एक सेक्शन काटा, जो कि अभी तो पॉइंट चार्जेस होगा। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पर फोर्स निकालेंगे, फिर एक छोटा सा स्ट्रिप काटेंगे यहाँ पे, फिर इस एक आपका कंसीडर करा जाएगा एक पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज पर फोर्स निकाल सकते हैं। अब देखो ये पॉजिटिव, तो फोर्स किधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। फिर एक छोटा सा सेक्शन काटेंगे, वो भी पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाएगा, और उस पॉइंट चार्ज पर ये पॉजिटिव है, तो फोर्स किधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा। तब आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के मदद से, तब आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से सारे फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो आप अप्लाई करके इजी वे में निकाल सकते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं। बट आपसे पूछा गया है इस पर चार्ज क्या है, तो आप जानते हो कि कूलम्स लॉ फॉलो एक्शन रिएक्शन पे है। तो यानी इस चार्ज के कारण इस पर जितने फोर्स होगा, सिमिलरली इस चार्ज के कारण भी इस चार्ज पर उतने ही फोर्स होगा। बाय द वे हम इस चार्ज के कारण इस पर नहीं पता कर सकते थे, लेकिन इनडायरेक्टली इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर हम फोर्स आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां से यहां पे x डिस्टेंस पर हमने dx थिकनेस काटा, तो इस dx थिकनेस में चार्ज कितने होगा। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, L लेंथ में कितने चार्ज है आपका, Q चार्जेस है। L लेंथ में कितने चार्ज है, Q चार्जेस है। तो यूनिट लेंथ में कितने चार्ज होगा, Q अपॉन L, और इसी Q अपॉन L को क्या बोलते हैं, लैम्डा। क्या बोलते हैं, लैम्डा, वेयर लैम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाता है ये, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इस छोटे से सेक्शन में कितने चार्ज था, तो dq था, तो dq इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इंटू dx, लैम्डा इंटू dx हो जाएगा। अब चलिए अपना जो एम है वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए,
इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितने लगेगा, तो छोटा सा पॉइंट चार्ज पार्टिकल के कारण छोटा सा फोर्स लगेगा इक्वल टू डी एफ, और डी एफ इक्वल टू क्या होता है, तो के क्यू, कौन सा क्यू, तो क्यू, कौन सा क्यू, ये छोटा सा डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो आर कौन सा, यहाँ से यहाँ जो एक्स है वो एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए नेट फोर्स चाहिए यहाँ से यहाँ तक के कारण, तो हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो डी एफ कहाँ से कहाँ, तो L से लेकर L प्लस ए तक कर देंगे, कहाँ से कहाँ, तो L से लेकर L प्लस ए तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, तो के क्यू डी क्यू का क्या वैल्यू है, डी क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू डी एक्स अपॉन क्या है, अपॉन एक्स स्क्वायर। चलिए ये तो हो गया कैपिटल एफ, और के, चलिए के ही रहने देते हैं अभी, के क्यू, लेमडा इक्वल टू क्या होता है, तो लेमडा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल, तो चलिए क्यू अपॉन एल दे दिया इंटू डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दे दिया, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो जी ए से लेकर ए प्लस एल तक होना चाहिए। अब जब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो कितने होगा, चलिए यहाँ से इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो कांस्टेंट क्या सब है, तो कांस्टेंट ये है और भी कुछ है, ये है, तो f इक्वल टू क्या हो गया, f इक्वल टू आपका कांस्टेंट बाहर इंटीग्रेशन से, तो के क्यू अपॉन एल, ये हो गया, हाँ, इंटू डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, टू कहाँ से कहाँ, ए से लेकर ए प्लस एल तक स्क्वायर हो गया, तो ये ऊपर आप लेके चले जाएंगे, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, के क्यू अपॉन एल इंटू इंटीग्रेशन ओवर एक्स टू द पावर माइनस 2 डी एक्स का कहाँ से कहाँ, ए से ए प्लस एल तक, ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेना। तो ये रहा कुछ ऐसे, इसके बाद आपको क्या करना है, जस्ट इंटीग्रेशन कर देना है। बाय द वे इसके बाद मैं आगे नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं मान के चलता हूं कि इतने छोटा सा कैलकुलेशन आप कर सकते हो, इसके बावजूद भी आपसे नेक्स्ट कैलकुलेशन नहीं होता है, तो जस्ट हमें मेल कीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। बाय द वे मैं लेक्चर को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द वेरी बेस्ट।